हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक, समस्थिति या भूसंतुलन, आइसोस्टेसी। आज हम पढ़ेंगे आइसोस्टेसी के बारे में। आइसोस्टेसी क्या है, आइए समझते हैं। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान या सागरीय बेसिन इत्यादि जिस प्रकार से संतुलन की अवस्था को प्राप्त करते हैं, प्रवाहित होते हैं, उसे ही समस्थिति कहते हैं। यानी हमारी पृथ्वी पे जो भी पर्वत, पठार, मैदान या सागरीय बेसिन है या जो भी स्थलाकृतियां हैं, जो उच्चावच के जो स्वरूप हैं, उन सब में कैसे एक दूसरे के साथ संतुलन बना के या उनका वृद्धि या विकास हो रहा है या फिर उनका क्षय हो रहा है अपक्षय अपरदन द्वारा। तो ये जिस प्रक्रिया द्वारा उनमें संतुलन बना हुआ है, जिस शक्ति द्वारा कह सकते हैं या जिस प्रोसेस द्वारा, उसे हम कहते हैं समस्थिति या भूसंतुलन। ये एक गतिशील पृथ्वी की सतह पर विभिन्न ऊंचाई, स्थल खंड एवं आकार में उच्च पर्वत, विषम पठार, समतल मैदान तथा निम्न सागरीय बेसिन आदि भू आकृतियां स्थित हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में क्रमबद्ध कर सकते हैं। जैसे प्रथम श्रेणी में जो है महाद्वीप एवं महासागर आ जाते हैं। प्रथम श्रेणी के ये उच्चावच आ जाते हैं, महाद्वीप एवं महासागर। द्वितीय श्रेणी में आ जाएंगे पर्वत, पठार व मैदान तथा तृतीय श्रेणी में वो आते हैं जो इन प्रथम व द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अपक्षय अपरदन द्वारा जिस स्थलाकृति या भू स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसे हम शामिल करते हैं तृतीय श्रेणी में। जैसे इसमें आ गया घाटियां, जैसे नदियों के अपरदन द्वारा घाटियों का निर्माण होता है, तो ये आ जाएगा तृतीय श्रेणी में। पर्वत खंड हो गए, पहाड़ियों जैसे छोटी छोटी पहाड़ियां होंगी, ये इन सबको हम सम्मिलित करते हैं तृतीय श्रेणी के अंतर्गत। ये सभी स्थलाकृतियां परिभ्रमण करती हुई घूर्णनशील पृथ्वी पर सापेक्ष रूप में संतुलित रहती है। देखिए, जो पृथ्वी के भूपटल या पृथ्वी के धरातल पे जो समस्थिति कह सकते हैं या भू संतुलन स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से 2 बल या 2 शक्तियां जिम्मेदार हैं, जिसे हम जानते हैं पृथ्वी के आंतरिक बल, इंडोजेनिक फोर्स, या पृथ्वी के जो बाह्य बल है या एक्सोजेनिक जो फोर्स है। ये दोनों बल ही पृथ्वी पे भू संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो एक्सोजेनिक फोर्स होता है, इसे हम महादेशजनक बल के नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा जो होता है महाद्वीपों व महासागरों का निर्माण होता है। और जो बाह्य बल है, इसके अंतर्गत आ जाएगा अपक्षय अपरदन द्वारा जो निरंतर जो भी स्थल रूप हैं, जो पृथ्वी के उच्चावच हैं, उनका ह्रास होता रहता है। तो ये आ जाते हैं बाह्य बल के अंतर्गत। और ये दोनों मिलकर ही पृथ्वी पे भू संतुलन स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आगे दिया है, ये स्थलाकृतियां एक निर्धारित नियम के अंतर्गत ही संतुलित दशा में रह सकती हैं तथा जब कभी भूपटल पर आंतरिक अथवा बाहरी शक्तियां सक्रिय होती हैं, तो इनमें परिवर्तन आता है। इसी क्रम में धरातल पर एक और आंतरिक शक्तियों द्वारा विभिन्न स्थल रूपों का विकास होता है। जैसे इसमें आ जाएगा महाद्वीपों का निर्माण होता है, महासागर बने, पर्वतों का निर्माण देखने को मिलता है। ये सब आ जाएंगे आंतरिक बल के कारण, इन सब का निर्माण होता है। और दूसरी तरफ बाहरी शक्ति हो जाएगी, उसे ये शक्ति निरंतर अपक्षय एवं अपरदन, इसमें अपक्षय एवं अपरदन शक्ति आ जाएगी बाहरी बल में। इसके द्वारा भू सतह को समतल कर अपरदित अवसादों को सागरीय क्षेत्रों में जमा कर रही है। ये सब जमा करती रहती हैं। तो इस तरह से आंतरिक बल व बाहरी बल दोनों मिलकर पृथ्वी पे भू संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती हैं। जैसे ये आंतरिक बल व बाह्य बल दोनों मिलके कैसे पृथ्वी पे भू संतुलन स्थापित करते हैं, उसको मैं एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। आइए समझते हैं इसको। जैसे एक पर्वत का निर्माण जैसे हो रहा है, तो इसमें आंतरिक बल की भूमिका होती है। तो आंतरिक बल के कारण इस पर्वत का विकास हुआ। जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ जाती है, फिर इस पे बाह्य बल कार्य करने लगते हैं। बाह्य बल में जैसे हो गया अपक्षय अपरदन हो गया, तो जब ये कार्य करने लगते हैं, तो ये आंतरिक बल के कारण इसका धीरे धीरे विकास हुआ और बाह्य बल के कारण धीरे धीरे इसका क्या होता है, क्षय होने लगता है, क्षरण होने लगता है। तो वही बाह्य बल के द्वारा
अपक्षय अपवर्तन द्वारा इसका जो होता है अपक्षय अपवर्तन इसको पर्वत के अपरदित भाग को परिवहन द्वारा ये नदियां ले जाके इसको समुद्र में, जैसे ये सागर हो गया, समुद्र में इसके मलबे को ले जाके जमा करते हैं। और जैसे जैसे ये इसका मलबा समुद्र में जमा होता रहता है, इसका निक्षेप, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, दबाव बढ़ने लगता है। जब यहाँ पे दबाव बढ़ता है तो यहाँ पे असंतुलन उत्पन्न हो गया। तो फिर इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे जब दबाव बढ़ता है तो यहाँ का जो ये भाग होता है या फिर यहाँ का जो भाग होता है संतुलन स्थापित करने के लिए आंतरिक बल द्वारा ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो फिर यहाँ से, और ये जो पर्वत की ऊंचाई बढ़ती रहती है, फिर अपक्षय द्वारा इसका क्षरण हो रहा है, तो इसकी ऊंचाई को संतुलित करने के लिए या ऊंचाई को बनाए रखने के लिए पुनः ये क्या होता है कि फिर यहाँ पे जो आंतरिक बल होता है ये कार्य करता है। आंतरिक बल द्वारा ये इसको ऊपर उठाया जाता है। पर्वत निर्माणकारी बल द्वारा इस भाग को ऊपर उठाया जाता है, जिससे पर्वत की ऊंचाई बढ़ती रहे या पर्वत का निर्माण होता रहे। तो इस तरह से आंतरिक बल कार्य करता है संतुलन करने का। और जैसे जैसे पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जाती है तो ऊंचाई बहुत अधिक हो जाती है, तो इसको संतुलित करने के लिए बाह्य बल कार्य करते हैं। बाह्य बल में अपक्षय अपवर्तन द्वारा इसको क्या होता है कि इसको अपवर्तित करते रहते हैं, इसके ऊंचाई को संतुलित करने के लिए। तो फिर इस तरह से ये फिर परिवहन द्वारा मलबा आके फिर सागर में जमा होता रहता है। जैसे जैसे यहाँ पे मतलब असंतुलन स्थापित हुआ, असंतुलित रूप धारण करता है, वैसे ही आंतरिक बल कार्य करने लगते हैं इसको संतुलित करने के लिए। यहाँ से मलबा या फिर यहाँ का जो भी मेंटल में जो भाग रहता है, यानी दबाव बढ़ेगा तो दबाव बढ़ने से यहाँ का जो ये जो रॉक होती है ये पिघल के फिर मैग्मा का रूप ले लेती है। यही मैग्मा फिर आके यहाँ पे यहाँ इकट्ठा होता है। यहाँ पे क्योंकि स्पेस बन जाता है, क्योंकि ये यहाँ का जो भाग होता है ये परत निर्माण में ऊपर उठा दिया जाता है, तो यहाँ पे असंतुलन बन जाता है, असंतुलन होने लगता है। तो इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए आंतरिक बल पुनः इसको मैग्मा द्वारा यहाँ इसे स्थापित करता है संतुलित, और फिर पर्वत निर्माण कार्य शक्तियां कार्य करने लगती है, पर्वत का निर्माण होता है। और फिर जैसे जैसे पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती है, बाह्य बल संतुलन स्थापित करने के लिए बाह्य बल क्रियाशील हो जाते हैं। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है संतुलन स्थापित करने का, पृथ्वी पे भू संतुलन लाने के लिए। जो पृथ्वी के धरातल के अंदर असंतुलन स्थापित होता है तो उसे जो पृथ्वी की आंतरिक शक्ति है वो संतुलित करती हैं, और पृथ्वी के धरातल के बाहर जब असंतुलन स्थापित होता है तो उसे संतुलित करने के लिए जो पृथ्वी की जो बाह्य शक्तियां हैं, बाह्य कारक है, वो संतुलन स्थापित करने के लिए क्रियाशील हो जाते हैं। तो इस तरह से ये संतुलन का चक्र हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, आगे इसमें देखते हैं हम प्राट की संकल्पना कि इन्होंने भू संतुलन पे प्राट ने अपनी क्या संकल्पना दी है, क्या अपना विचार दिया है। ये है कि J.H. प्राट महोदय ने सन 1855 में विशाल नवीन मोरदार पर्वत, हिमालय और तजनित उत्तरी भारत के मैदान की चट्टानों के अध्ययन और गणितीय आकलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पर्वत बहुत ही कम घनत्व यानी हल्के पदार्थों से निर्मित हैं, और इसी को आधार मानकर उन्होंने ऊंचे भागों का घनत्व कम और तथा नीचे भागों का घनत्व इन्होंने अधिक बताया है प्राट महोदय ने। प्राट महोदय ने अपने मत द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि प्रत्येक अधः स्तर में एक क्षतिपूर्ति तल लेवल ऑफ कंपेंसेशन होता है। इस तल के ऊपर घनत्व में भिन्नता पाई जाती है किंतु नीचे समानता पाई जाती है। यानी जो क्षतिपूर्ति तल है उससे सारे बताया कि वहां पे जो है सबका मतलब एक समान तल है। यानी इन्होंने जो क्षतिपूर्ति तल का कंसेप्ट दिया है वहां पे बताया कि सबका घनत्व समान हो जाता है। प्रत्येक स्तंभ का घनत्व संपूर्ण पिंड में समान पाया जाता है, लेकिन अलग अलग पिंडों भू आकारों में घनत्व भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार प्राट महोदय ने तर्क रूप में अपने मत का प्रतिपादन निम्न प्रकार से किया। ये जी इन्होंने बताया कि समान गहराई और समान घनत्व, यानी गहराई सबके जो भी पिंड है या पिंड को उन्होंने उदाहरण बनाया, ऐसे हम इसको ले सकते हैं। स्थल रूप, जो भी स्थल रूप हमें देखने को मिलते हैं उनके सबकी गहराई बताया कि सबकी गहराई समान है, लेकिन उनके घनत्व में क्या है, अंतर है। प्राट महोदय ने बताया कि पृथ्वी के एक सीमित क्षेत्र क्षतिपूर्ति तल से ऊपर
के घनत्व में अंतर पाया जाता है। क्षतिपूर्ति तल के साथ धरातल के समान क्षेत्र के नीचे समान पिंड होना आवश्यक है। यह कई प्रयोगों और उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि सभी स्तंभों, ऊंचाई और घनत्व का विपरीत संबंध होता है। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, यानी ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, यानी इनका कहने का मतलब है कि जो भी स्थल रूप है जिसकी ऊंचाई बहुत अधिक है उसका घनत्व क्या होगा, हमें कम मिलेगा। और नीचा स्तंभ अधिक घनत्व है, जो भी स्थल रूप है पृथ्वी पे जिनकी ऊंचाई कम है उनका जो घनत्व होगा अधिक होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं जैसे पर्वत की ऊंचाई सबसे अधिक है, पर्वतों की ऊंचाई सबसे अधिक देखने को मिलती है तो उनका घनत्व कम होगा। और जैसे जैसे हम जैसे पठार आएंगे, फिर मैदान आएगा, फिर सागर तल आ गए, जैसे जैसे जिसकी ऊंचाई कम होती जाती है वैसे वैसे उसका घनत्व बढ़ता है। प्राट ने उपरोक्त तथ्यों को एक उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया। पारे से भरे बर्तन में अलग अलग घनत्व वाले धातुओं के टुकड़ों को डुबोने पर सभी एक क्षतिपूर्ति रेखा तक एक समान रूप से डूबेंगे यदि सभी स्तंभों का भार एक समान होगा। इन्होंने इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। प्राट महोदय ने एक बर्तन में, पारे के भरे बर्तन में अलग अलग धातुओं के टुकड़े लिए और इस टुकड़े के माध्यम से उन्होंने जो भी पृथ्वी का स्थल खंड है या स्थल रूप है उसके घनत्व को, उसकी स्थिति को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने लिया, जैसे यहाँ पे दिया है कि जिस स्तंभ की ऊंचाई सबसे अधिक है उसका घनत्व हमें कम दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे इस स्तंभों की ऊंचाई कम होती जा रही है इनका घनत्व क्या है, बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। और ये इसको इन्होंने क्षतिपूर्ति तल कहा, यानी इससे बताया कि सभी जो भी स्थल रूप यहाँ इन स्तंभों की बात करें तो यहाँ पे सबकी, ये सब एकदम एक ही तल पे स्थित है, सबकी गहराई समान है, लेकिन इनके ऊंचाई के साथ साथ घनत्व में विपरीत संबंध देखने को मिलता है। यानी जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है उसका घनत्व कम है और जिसकी ऊंचाई कम है उसका घनत्व अधिक है। इसी तरह से इसको ही इन्होंने स्थल रूपों पे भी देखने को मतलब समझाने का प्रयास किया कि जो भी जैसे पर्वत है उनकी ऊंचाई अधिक है तो इनका घनत्व कम पर्वत हो गया। फिर हमें पठार देखने को मिलेगा, पठार से फिर हमें मैदान देखने को मिलेगा, मैदान जैसे फिर ये सागर तल हो गया, जैसे जैसे सागर बेसिन देखेंगे तो सागर बेसिन का घनत्व हमें और अधिक। ये पर्वत हो गया तो पर्वत की क्या होगी, घनत्व सबसे कम होगा, इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, लेकिन ये सब सारे के सारे जो स्थल रूप हैं सब एक क्षतिपूर्ति तल के सारे, यानी सबकी जड़ें एक समान है। पृथ्वी के अंदर या हम कहें कि स्टेनोस्फीयर में इन सभी की जो जड़ें हैं एक समान है, एक समान से ये तैर रहा है, इस पे स्थित है। और बस इनकी ऊंचाई में भिन्नता है, ऊंचाई में भिन्नता के साथ साथ घनत्व में भी, जैसे जिसकी ऊंचाई अधिक है उसकी घनत्व कम है और जिसका ऊंचाई कम है उसका घनत्व अधिक है। तो ये पर्वत हो गया, जैसे ये पठार हो गया तो पठार का घनत्व क्या होगा, पर्वत से अधिक होगा। और जैसे ये हो गया मैदान, तो मैदान का घनत्व क्या हो जाएगा, पठार से कम हो जाएगा। ये हो गया सागरीय बेसिन की बात करें तो सागरीय बेसिन का घनत्व और अधिक हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने इस स्तंभों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था कि कैसे पृथ्वी पे जो भी स्थल रूप हैं वो कैसे संतुलित अवस्था में टिके हुए हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार प्राट का विश्वास तैराव के नियम में न होकर क्षतिपूर्ति तल के नियम में था। प्राट ने इसी आधार पर बताया कि पृथ्वी के विभिन्न स्थल स्वरूप, पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान आदि स्तंभ आदि सभी एक निश्चित क्षतिपूर्ति तल के सहारे बराबर भार होने के कारण रुके हुए हैं। सबके बराबर भार है, इस कारण से वो उसमें संतुलन बना हुआ है, सब रुके हुए हैं। प्राट महोदय ने क्षतिपूर्ति तल की अवधारणा को गलत बताया क्योंकि कोणार्ड असंबद्धता रेखा स्वयं में परिवर्तनीय है। इन्होंने घनत्व को गहराई में एक समान माना है, परंतु महाद्वीपों की गहराई के साथ घनत्व में निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। प्राट महोदय की ये जो संकल्पना है इसका मुख्य सार यही है कि इन्होंने बताया कि ये हो गया कि एक निश्चित क्षतिपूर्ति तल के सहारे बराबर भार होने के कारण रुके हुए हैं। यानी ये जो क्षतिपूर्ति तल है यहाँ पे क्या है, घनत्व में भिन्नता तो देखने को मिल रहा है। जैसे पर्वत हो गए इसका घनत्व कम हुआ लेकिन ऊंचाई अधिक है, फिर पठार, फिर मैदान, फिर सागर बेसिन हो गया। तो इस पे इन्होंने बताया है कि घनत्व में भिन्नता है, लेकिन ये जो क्षतिपूर्ति तल है यहाँ पे सबका भार बराबर है और सबका भार बराबर होने के कारण ही ये संतुलन स्थापित है पृथ्वी पे। बस घनत्व में अंतर है और जो स्तंभ है इनके स्तंभों की लंबाई में
या ऊंचाई में या फिर स्थल रूपों का जो स्थल रूप है इनकी ऊंचाई में अंतर है, लेकिन जो ये क्षतिपूर्ति तल है इस पे सबका भार समान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम जानेंगे भू संतुलन से संबंधित एयरी महोदय की संकल्पना को। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।